नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है न्यूज का प्राइम टाइम शो सवाल इंडिया लेकर। आज मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए आज हम तमाम बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे 4 ऐसे सवालों के साथ जो कि आज की तारीख में सुलगते सवाल हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम सवाल की बात कर लें तो पहला सवाल ये आज कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डेप्यूटी ब्रजेश पाठक महापाप क्यों गिनाने लगे। और दूसरा सवाल ये कि क्या बीएसपी प्रमुख मायावती के एकला चलो प्लान ने अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया है। तीसरा सवाल ये कि क्या MY समीकरण को फिल्म यादव जी की लव स्टोरी से खतरा है। और आखिर में वो सवाल जिससे हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि जो देश को कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है, जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। मुझे तरस आता है इस बयान पर कि एक कैबिनेट मंत्री का ये बयान विपक्ष के द्वारा इस अमर्यादित जो व्यवहार है उसकी सीमाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है। सोच के बोलना चाहिए ऋषि जी कि हमारी उस पार्टी का अध्यक्ष जिसने देश को आजादी दिलाई, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खासकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बात करें तो साफ तौर पर राहुल को देश को कमजोर करने, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो, आरोप उन्होंने लगा दिया। षड्यंत्र तक जॉर्ज सोरोस का नाम भी लिया गया। अब इसको लेकर मच गया है राजनीतिक घमासान। कौन क्या कह रहा है, अभी तक की पूरी हलचल क्या है, एक रिपोर्ट आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं, आप नजर डालिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया। इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो आम बात है, लेकिन किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर जो कहा है उसने दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का दावा है कि राहुल गांधी आज भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रिजिजू का आरोप है कि राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप में जाकर उन संस्थाओं और लोगों से मिलते हैं जिनका एकमात्र मकसद भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाना है। राहुल हैं गद्दार, सरकार का बड़ा प्रहार। सबसे पहले आपको किरण रिजिजू का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल पर बयानों की तीर चलाकर उन पर गंभीर चोट किया है। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है, क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई NGOs हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। रिजिजू ने सीधे तौर पर जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और कई ऐसे वामपंथी संगठनों का नाम लिया है जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव सेट करते हैं। रिजिजू का सवाल सीधा है, जब भारत पूरी दुनिया में मजबूत हो रहा है तो राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों के साथ बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या देश के खिलाफ कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? एक और रिजिजू के बयान का सत्ता पक्ष समर्थन कर रहा है तो विपक्षी दलों को ये बयान चुभ रहा है।
लिहाजा दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो सरकार को जगाने का काम करता है, सरकार को डराने का या सरकार को एक प्रतिद्वंदी बनकर और उनको हतोत्साहित करने के लिए कि जो प्रोग्रेसिव नेचर की चीजें चल रही हैं, देश की प्रगति के लिए जरूरी है, उनमें भी वो दुष्प्रचार करे। I can't believe that this man has stooped to such low levels. He is the minister, supposed to the minister for parliamentary affairs, but I see him as a minister for unparliamentary affairs. मुझे तरस आता है इस बयान पर कि एक कैबिनेट मंत्री का ये बयान, क्या उसने कभी ये नहीं देखा कि जिस नेता के साथ हुए उसकी डिग्री पे सवालिया निशान है? आज तक उसका कोई सहपाठी नहीं मिला, कोई अध्यापक नहीं मिला। और हमारा नेता राहुल गांधी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के डिग्री है उनके पास। क्या उनको ये नहीं पता है कि ये नेता राहुल गांधी जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने कदमों से नाप दिया, आपके प्रधानमंत्री की तरह 8000 के हवाई जहाज पे नहीं चलता? क्या आपको ये नहीं लगता कभी? सोच के बोलना चाहिए रिज्जू जी कि हमारी उस पार्टी का अध्यक्ष जिसने देश को आजादी दिलाई, और राहुल गांधी के अगर आप देखें तो उनमें शहादत का खून है। जिस पिता ने देश के लिए उसके बदन के टुकड़े हो गए, उस राजीव गांधी का खून है। ये किरण रिजिजू भूल जाते हैं कि कभी ये भी विपक्ष में थे, और इन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ये विपक्ष में आने वाले हैं। संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये हम किससे सीखे? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से सीखे। अब चलाएं संसद, और संसद चलाने के लिए पहली शर्त होती है कि चर्चा से सरकारों को भागना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लोकसभा में आके राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर दे सकें। यह संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। वो काला दिन था संसदीय इतिहास का। संसद के बजट सत्र का पहला चरण तो खत्म हो चुका है। अब दूसरे सत्र में रिजिजू का ये मुद्दा उठने की उम्मीद है। देखना होगा कि खुद राहुल गांधी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन एक बार फिर इस बयान पर संग्राम तय नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, रिपोर्ट तो आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि राहुल और विवादों का नाता आखिर क्यों है। जब भी राहुल गांधी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो क्यों वो विवादों से जुड़ जाते हैं। अब जरा आप देखिए राहुल गांधी का विदेशी दौरा और ये विवाद। शुरुआत कहां से? शुरुआत सितंबर 2024। थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं। सितंबर 2024 नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहला अमेरिकी दौरा करते हैं, वहां विवाद हो गया। भारत में लोकतंत्र के खतरे पर उन्होंने बयान दिया। और दिसंबर 2025 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी गए, वहां भी विवाद हो गया। विदेशी थिंक टैंक राजनीतिक फाउंडेशन से मिले। अब बीजेपी का आरोप। जनवरी 2026 की बात कर लेते हैं। साल की शुरुआत होती है और साल की शुरुआत में वियतनाम की यात्रा पर गए राहुल गांधी। अब राहुल ने इसे निजी यात्रा बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर उनको घेर दिया। और अब जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो आरोप भी लगते हैं और विवाद भी साथ उनका पीछा नहीं छोड़ते। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है हमला बोलने का। तो बीजेपी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, उनकी तरफ से किस तरह से निशाना साधा गया है, आपको सुनवाते दिखाते। देखिए, मैंने तो सब्सटेंसिव मोशन मूव नहीं लाया। तो मैं सोरोस के साथ जो उनके रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ जो इनके रिलेशन है, सैम पित्रोदा को जो पैसा मिलता है, ये जो थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, यूएस, यूके घूमते रहते हैं, किनके साथ घूमते हैं, किनसे मिलते हैं, किनके पैसे पर घूमते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, वो सारे कागज हमारे पास हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको रखूँगा। उसके बाद पार्लियामेंट जो भी तय करे। केवल स्पीकर साहब उस मोशन को जो है स्वीकार कर लें, यही आग्रह होगा माननीय स्पीकर साहब। अब जरा आपको यह भी दिखा देते हैं कि राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो क्यों भारत के खिलाफ बोलते हैं, और इसको लेकर बीजेपी ने क्या कहा आपको हमने सुनवा दिया। लेकिन किस किस ने कहा आप जरा सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह की बात। अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते।
वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की बात करें तो रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो शरीर और एक आत्मा की तरह हैं। जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं? जेपी नड्डा राहुल गांधी विदेशी जमीन पर खड़े होकर भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, यह कहते हुए जेपी नड्डा ने घेर लिया राहुल गांधी को। और जबकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं स्पोकपर्सन शहजाद पूनावाला, उन्होंने कैसे घेरा? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल यूरोप और अमेरिका से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया राहुल गांधी को और उनके विदेशी दौरे को लेकर। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी के बाद शंकराचार्य को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, पिछले 24 घंटे से वो नए सिरे से चर्चा में है, सुर्खियों में। इस विवाद में सूबे के मुखिया और उनके दोनों डेपुटी अलग अलग साइड पर खड़े नजर आ रहे हैं। सीएम योगी जहां लगातार अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते रहे हैं, वहीं उनके दोनों डेपुटी सीएम का रुख सीएम से अलग दिख रहा है। सुनवाएंगे आपको। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बार बार वो वीडियो दिखा करके जिसमें चोटियां खींची जा रही है, ये चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और मैंने कहा कल, इसमें दोषियों को दंड मिलना चाहिए और सजा मिलेगी। जो हुआ वो गलत हुआ, बाकी विवाद। चोटी खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और किसी को भी टच करने का भी अधिकार नहीं। जो छुएगा जो वो तो पाप ही है और जो खींचना महापाप है। जो भी दोषी उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। वो जो शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। देखिए, आज 18 फरवरी है और एक महीने पहले 18 जनवरी मौनी अमावस्या, माघ मेला, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। वहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। विवाद वहां से शुरू हुआ जब स्नान करने के लिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद पहुंचते हैं घाट पर, लेकिन उनको स्नान नहीं करने दिया गया। उसके बाद एक टिप्पणी का दौर शुरू होता है। धरने पर बैठ गए अभी मुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ। मुख्यमंत्री को भी चुनौती दी। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बारी आई। उन्होंने विधानसभा के अंदर घेरा, बोला, सवाल भी खड़े किए शंकराचार्य को लेकर। लेकिन इसके बाद से ये सिलसिला थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। तो कौन क्या कह रहा है और इसमें नया ट्विस्ट क्या है, आइए आपको बता देते हैं और दिखा देते हैं, क्योंकि दोनों डेप्यूटी सीएम थोड़ा अलग हैं सीएम के बजाय। देखिए, इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा। शंकराचार्य का होना या न होना कोई तय करे या न करे, इतना तो तय है कि शंकराचार्य पर शुरू हुई सियासत बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वक्तव्य से और इसके पहले एक दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, उनके वक्तव्य से और बीच में आदित्यनाथ योगी के वक्तव्य से यह समझ में आ गया है कि भाजपा दो तरह के विचार रखती है। इसका मतलब है भाई भाजपा एक विचार में नहीं है, दो तरह के उसके विचार हैं। कौन सा विचार सनातन धर्मियों के नजदीक है और कौन सा सनातन, ये जनता जान ले। इधर योगी के डिप्टी ने शंकराचार्य के मुद्दे पर कहा कि महापाप हुआ। ये चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और उधर मौके पर चौकी की फिराक में बैठे अखिलेश ने कहा, सब आए सभी पुण्य कमाएं, शब्द कर्म के सब पाप मिटाएं। तो सवाल उठता है कि यूपी में पाप का भागी कौन बन रहा है। देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं। तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा। पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है।
तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शंकराचार्य के मुद्दे को केंद्र में रखकर देखा जाए तो इसके कई पहलू सामने आते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का बयान। तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी ने खोल रखा है, जहां वो पूछ रही है कि अगर पाप हुआ तो योगी के डिप्टी इस मुद्दे पर इस्तीफा क्यों नहीं देते। हमने यही सवाल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से पूछा। देखिए, उनका बयान वो अपनी तरह से दे रहे हैं। देश में कानून का राज है। कानून के दायरे में कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के रखवाले कानून को बचाने के लिए कानून सुरक्षित रहे, कानून के साथ कोई खिलवाड़ न करे। घटना तो कानून के रखवाले ने ही कर दिया। नहीं, कानून के रखवाले ने किया, क्यों किया इसको नहीं देख रहे हैं। जिन्होंने किया उनका एक उदाहरण नहीं है। 1990 में चलिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और क्या क्या तांडव हुआ उनके साथ। 1990 में उन्हीं के साथ क्या क्या तांडव हुआ था। तो शंकराचार्य कोई भी अगर है तो उसका काम भाईचारा पैदा करना है, आपस में मेल जोल पैदा करना, जिस धर्म के उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये काम है कि लड़ाई झगड़ा करना है। चुटिया खींचना भी तो जस्टिफाइबल नहीं है। चुटिया खींचना भी तो फिर सही नहीं है ना। नहीं, अब देखिए, अब वहां तिल का ताड़ बना रहे हैं, वो चोटी थोड़ो खींच रहे थे। अब वो पकड़ करके खींच रहे थे, पकड़ा गया होगा तो ऐसा हो सकता है। देखिए, इसी बुलेटिन में सवाल इंडिया का में हमने पहले भी आपको कई बार दिखाया कि अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मण, मंदिर, सनातन जैसे शब्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो आखिर अखिलेश ऐसा कर क्यों रहे हैं, सवाल यह है। अब इसको आप जरा समझिए। इसे 6 सवालों के जरिए आपको हम समझाते हैं आसान तरीके से। पहला यह है कि क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए भारतीय जनता पार्टी की काट तलाशने में लगे हुए हैं या तलाश रहे हैं, और क्या अखिलेश पीडीए का दायरा बढ़ाकर इसे पीडीए बी यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण तक ले जाने की जुगत में फिराक में? क्या अखिलेश को लगता है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में असंतोष है और वो असंतोष को बुलाने में सफल होंगे, सवाल ये। तो क्या यह माना जाए कि अखिलेश पीडीए बी फॉर्मूले पर पहले से ही काम कर रहे हैं और इसी योजना के तहत विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया और उन्हें खासी अहमियत भी दे रहे हैं? क्या अखिलेश को लगता है कि पूर्वांचल और मध्य यूपी के 100 से अधिक ऐसी सीटों में वो सेंध लगा पाएंगे जहां ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं? क्या अखिलेश यादव ऐसा करके उस ध्रुवीकरण को रोकना चाहते हैं जिसमें धर्म के नाम पर बीजेपी को फायदा हो सकता है या होता है? ये तमाम सवाल आते हैं। अब जो भी हो, कम से कम शंकराचार्य के मुद्दे पर एक और बात आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जब सवाल कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर और श्रद्धालुओं का हो तो उससे समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी जो चाहे करे, सरकार वही करेगी जो जनता के हित में हो। वहां पर जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। देखिए, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सर संचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से समाज के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट और सशक्त होने का आह्वान किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस वैज्ञानिक तर्क की हो रही है जिसमें उन्होंने हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। आखिर इसके पीछे मोहन भागवत का तर्क क्या है और उन्होंने समाज को किस बात से सावधान रहने को कहा है? एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए।
दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। कोई रोका तो नहीं है कि 3 बच्चे पैदा करें, उससे अधिक पर भी विचार करने का बयान करना चाहिए उन्हें। भागवत जी कभी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे कभी नहीं बोले। अगर उनको लगता है एक नेशनल पॉलिसी लाई जाए इसके ऊपर कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करें। देश में जनसंख्या वृद्धि पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार संघ प्रमुख ये बात दोहरा चुके हैं और इस बार भी लखनऊ से सभी सनातनियों को उन्होंने ये संदेश दे दिया। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू समाज को अब संगठित और सशक्त होने की अत्यंत आवश्यकता है। भागवत ने कहा, हमें किसी से खतरा तो नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सावधान रहना जरूरी है। इसलिए उन्होंने टिप्पणी करते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की तरफदारी कर डाली। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो मोहन भागवत ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद से इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई। नेताओं की अगर बात करिए तो वो बयान तो दे ही रहे थे, विपक्ष बयान दे ही रहा था, सत्ता पक्ष से बयान आया ही, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है, आम लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं आपको, सीधा सुनिए। बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन अगर वो हिंदुओं को फैसिलिटीज़ दें उसके अकॉर्डिंगली, जैसे पब्लिक स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है आजकल, इस महंगाई के ज़माने में एक बच्चा ही आप पब्लिक स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पॉसिबल ही नहीं है एक आम आदमी के लिए। तो अगर 3 बच्चे करेगा तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं, बच्चों के लिए तो सब बोलते हैं, महिलाओं के लिए कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, उस चीज़ से महिला के स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता है। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 बच्चे पैदा करे या 2 बच्चे पैदा करे। 3 जरूरी है, बट आज की महंगाई में इतना अफोर्डेबल कोई कर ही नहीं सकता है। मुझे लगता है 3 बच्चे के लिए सोचना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जिसे जेनजी कहते हैं, उनकी पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है अच्छी। किसी भी देश को सशक्त होने में उसकी जनसंख्या बहुत बड़ा योगदान देती है। तो अगर मोहन भागवत जी ने कहा है तो ये बिल्कुल सही कहा है। तो बच्चे 1 हो या 2 हो, पर पराक्रमी और तेजस्वी हो तो 2 के 4 भी हो जाते हैं। ये उनका बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदुओं की घटती संख्या, औरतें जो आजकल की है वो 2 ही बच्चे कर रही हैं, और शहरों में तो 1 ही कर रही हैं। हम लोगों की घटती संख्या का यही कारण है कि हमको 3 बच्चे तो करने ही चाहिए। प्रश्न ये है कि बच्चा 1 हो, 2 हो या 3 हो, लेकिन वो राष्ट्र के लिए कुछ करने वाला हो और राष्ट्र के लिए कुछ सोचने वाला हो। मोहन भागवत जी ने चिंता व्यक्त किया, उनका चिंता एकदम बिल्कुल जायज है। मैं उनकी बातों का समर्थन कर रही हूँ। आने वाले पीढ़ी में ये हिंदुओं का जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, इसलिए अब पुराने जो हमारे जो चले आ रहे थे उनके जगह पर, जैसे हम 2 हमारे 1 थे, अब उसके जगह पर हम 2 हमारे 3 होना चाहिए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सवाल इंडिया का देख रहे हैं, इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए फिल्म से जुड़ी हुई है, और फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। इससे जुड़ा एक मामला है, फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर FIR दर्ज हुई है संभल में, यूपी के संभल में। तो संभल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर FIR दर्ज, साथ साथ आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जो यादव समाज है वो बहुत आक्रोशित है इसके टाइटल और सब फिल्म को लेकर। ये अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। तहरीर पर पुलिस ने निर्माता, निर्देशक और हीरो हीरोइन पर FIR दर्ज की 4 लोग।
तो ये आपको हमने ब्रेकिंग न्यूज दी। यूपी संभल में एफआईआर दर्ज। लेकिन हम कहते हैं ना कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन यही आईना कभी कभी समाज में तनाव भी पैदा कर देता है, इसी की वजह से हो भी जाता है। देखिए, थोड़े दिन पहले अभी फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, मतलब अभी आई नहीं है, लेकिन रिलीज को लेकर तैयारी और टीजर जारी हुआ। इसको लेकर हो गया संग्राम पूरे देश में। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन और एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन एक और फिल्म अभी आने वाली है, यादव जी की लव स्टोरी। इसको लेकर यादव समाज बहुत गुस्से में है, आक्रोशित है, और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जनता है, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन क्या ये पूरा मामला, इसमें क्या कुछ कहा गया है, कौन क्या कह रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। मनोरंजन की दुनिया में नया विवाद। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर फसाद। पहले पंडित और अब यादव। नाम से ही पता चल जाता है कि फिल्म को लेकर विवाद होना तय था, और अभी तो फिल्म का सिर्फ ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, लेकिन विरोध की ज्वाला पूरे उत्तर प्रदेश में भड़कने लगी है। ये दो तस्वीरें देखिए, संभल और फिरोजाबाद। दोनों ही जगहों पर जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। फिल्म रिलीज से पहले ही यादव कुनबा एकजुट होकर विद्रोह कर रहा है। संभल में फिल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी कि फिल्म सिनेमा घरों में लगी तो नहीं चलने दी जाएगी। जबकि फिरोजाबाद में विश्व यादव परिषद ने फिल्म के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा। साथ ही अब ऐसी फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि फिल्म के नाम में एक विशेष सरनेम का इस्तेमाल जानबूझकर सनसनी फैलाने और एक गौरवशाली इतिहास वाली जाति की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। ये फिल्मियां बनाने वाले कौन लोग हैं? पहले तो इसका पता लगाना चाहिए कि कौन लोग फिल्म बनाते हैं। जो सेंसर बोर्ड है, बिना उसको देखे कैसे पास कर देते हैं लोग, तो उन पे भी अंकुश लगना चाहिए कि अगर ये फिल्म में कुछ हिस्से ऐसे होंगे या नाम समाज में जाने के बाद समाज में कहीं विसंगति पैदा हो, आपस में तनाव पैदा हो, तो अगर ऐसा होता है तो उसको रोकने के लिए तो उस चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये चुनाव के वक्त ही क्यों आती है? जो आज स्थितियां बनी, इसी वक्त ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पिक्चरों के माध्यम से या कुछ बयान के माध्यम से ये सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और ये जातिवाद का जो सिलसिला चला आ रहा है, इसको हमको हटा के समाजवादी को सबको साथ लेके चलना होगा। इन सब चीज़ों के किनारे हट के अपने अहम मुद्दों पर बात करनी होगी। अगर अहम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे और आपके माध्यम से अगर लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे और सोशल मीडिया पर नहीं बोलेंगे तो कहाँ से काम चलेगा? इन सब बातों के किनारे हटते हुए एक नए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नई उमंग के साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे। ना किसी को जाति सूचक शब्द से जोड़ना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, किसी भी देश के और प्रदेश के विकास के लिए जब हम लोग साथ चलेंगे मिलकर एक साथ, तभी हम एक देश का, एक जो है प्रदेश का एक विकास की ओर हम बढ़ सकते हैं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच के बाद होनी चाहिए। फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी, तो यही नाम अब इसके मेकर्स के लिए गले की हड्डी बन गया है। आरोप है कि फिल्म के जरिए समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यादव शब्द का इस्तेमाल केवल ध्यान आकर्षण के लिए किया गया है, जो कि रचनात्मक स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति दो धुरियों पर चलती है, पहली धर्म की धुरी और दूसरी जाति की, और इन दोनों में से कोई एक मामला सामने आता है तो इस मुद्दे को उठाने में देर नहीं की जाती। कुछ ऐसी ही कहानी यादव जी की लव स्टोरी को लेकर के है, जहां एक कैरेक्टर हिंदू है और यादव है और दूसरा मुसलमान। लोगों को ये पता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से प्यार करता है, लेकिन कहानी क्या है किसी को नहीं पता। बावजूद उसके इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। कुछ वैसे ही जैसे घूसखोर पंडित को लेकर के विरोध शुरू हुआ था। घूसखोर पंडित विवाद में बहुत सारी आवाज़ें उठने के बाद फिल्म को नाम बदलने को कह दिया गया। ऐसे में अब यादव जी की लव स्टोरी का नाम बदला जाएगा या फिर इसी नाम के साथ फिल्म रिलीज होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि आने वाली 27 फरवरी को
फिल्म यादव जी की लव स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज होती है या विरोध के बाद फिल्म से कुछ अंश हटाया जाता है। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है और हुमायूं कबीर ने वैसे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी घमासान मचा रखा है, तापमान काफी बढ़ा रखा है। हुमायूं कबीर यानी वो नेता जो कि ममता बनर्जी के कभी करीबी हुआ करते थे और अब अलग पार्टी बनाकर बाबरी की राजनीति कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी को लेकर घेर दिया है हुमायूं कबीर को। बीजेपी का कहना है कि हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उसके लिए फंडिंग बांग्लादेश से आ रहा है और साथ ही ये भी बीजेपी ने कह दिया कि इस मामले में ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी डबल गेम कर रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, ये रिपोर्ट देखिए आप। बाबर के नाम पर जो मस्जिद बना रहा है उसका फाउंडेशन स्टोन लेने का पहले और नया पार्टी बनाने का पहले उन्होंने 7 दिन का प्रवास किया। बांग्लादेश में 100 बार गया, फिर 1000 बार जाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी के कुछ करने चाहिए तो कर लेंगे। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो वहीं हुमायूं का बाबरी मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। ताजा आरोप बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का है। शुभेंदु का आरोप है कि बांग्लादेश की फंडिंग से बाबरी का निर्माण हो रहा है। शुभेंदु ने लगे हाथों ममता बनर्जी पर भी आरोप मढ़ दिए। बाबर के नाम पर जो मस्जिद बना रहा है उसका फाउंडेशन स्टोन लेने का पहले और नया पार्टी बनाने का पहले उन्होंने 7 दिन का प्रवास किया बांग्लादेश। कहाँ का प्रवास किया, ये छानबीन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और थ्रू बैंक उनका जो रुपया आया, करोड़ सौ रुपया एक मस्जिद बनाने के लिए, उसमें बांग्लादेश से कितना रुपया आया, कौन कौन रुपया दिया है, उनका भी छानबीन होना चाहिए। यहाँ टीएमसी का जो एमपी गया था राज्यसभा में, हसन इमरान, उन्होंने तो सीधा सिमी का आदमी था, उसका साथ बांग्लादेश एक्सट्रीमिस्ट फोर्स का रिलेशन था। जब हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर थी तब सिद्दीकुल्ला चौधरी मिनिस्टर का उनका पासपोर्ट वहां इजाजत नहीं मिला, दे डिसएग्री। सब पता है खगड़ागढ़ में कौन इन्वॉल्व था। हरिहरपाड़ा खजेरी मदरसा में जो 7 से को अंसारुल बांग्ला को अरेस्ट किया वो कौन था। एक इतना सारा सबूत होने का बाद भी इसमें ज्यादा बोलने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी 550 किलोमीटर एरिया में जमीन नहीं दे रहा है बीएसएफ को फेंसिंग लगाने के लिए। इसका पीछे क्या मकसद है तो पूरा सबको पता है। लेकिन ममता से बगावत करने वाले जेयूपी सुप्रीमो हुमायूं कबीर उल्टा चुनौती दे रहे हैं, कार्रवाई कर लीजिए, वो पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश में 100 बार गया, फिर 1000 बार जाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी के कुछ करने चाहिए तो कर लेंगे। इस बीच बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ममता इस पूरे मामले में डबल गेम खेल रही हैं। जो बांग्लादेशी मुसलमानों को सम्मान देती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, हुमायूं जैसे गद्दार को पैदा की है। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद तुगलकी मुगलिया बाबर का प्रतीक बनता है और वो ममता बनर्जी नहीं चाहती तो वहां शिलान्यास नहीं होता। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि ममता की पार्टी का दावा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिले हुए हैं। ये तो बच्चा बच्चा जान चुका है बंगाल में कि जो मस्जिद बन रहा है, हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहे हैं, ये तो बीजेपी के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है। और इसको आप जमात के साथ जोड़ रहे हैं। जमात के बारे तो बंगाल के लोगों को आइडिया भी नहीं, ना हमें कुछ आइडिया है कि जमात क्या पैसा भेजता है, नहीं भेजता है। देखिए, बीजेपी अच्छे से जानती है, बीजेपी को हर चीज पता है कि कहां से क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। मुझे नहीं पता बांग्लादेश का क्या सीन है इसमें, पर मुझे ये पता है कि दिल्ली हेडक्वार्टर से तो
साठ घाट बिल्कुल बना हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, एवरी डे, टाइम बाय टाइम, ठीक है, जितनी भी चीजें हो रही हैं वो बीजेपी के इंस्ट्रक्शन से हो रही है। मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे पहले चुनाव होने हैं। जाहिर है राजनीतिक तापमान अभी और बढ़ेगा और बाबरी की उसमें बड़ी भूमिका होगी। और जो ये खबर जब आप सभी के सामने हम पहुंचा रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए पंजाब से, पंजाब की तरन तारण से ये बड़ी खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के एक सरपंच की गोली मारकर हत्या हो गई है। ये तस्वीर भी हमारे सामने आ गई है, ये तस्वीर देखिए। इसके पहले भी आपको बता दें कि एक और आम आदमी पार्टी के सरपंच की हत्या की गई थी गोली मारकर, और इसको लेकर इलाके में काफी तनाव है। पंजाब का ये तरन तारण जगह है। देखिए शादी समारोह में बताया जा रहा है कि दो युवकों ने ये गोली मारी है। बठिंडा हाईवे, वहां एक फार्म हाउस में शादी समारोह, पार्टी चल रही थी। सरपंच के चचेरे भाई की भी गोली लगने से वो घायल है बताया जा रहा है। हत्याकांड की जांच में जुट चुकी है पुलिस। कुछ हफ्ते पहले अमृतसर में इसी तरह आम आदमी पार्टी के एक सरपंच की हत्या हुई थी।